and welcome to our special program Baatein Dil Ki Season 5, an initiative of Sleepwell Foundation in collaboration with Children First, जो एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ सर्विस है। मैं हूं अवंतिका सिंह। इस बार हमारा फोकस बच्चों के इमोशनल वेलनेस पर रहेगा। ये सीजन काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है एज वी डिस्कस उनके प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस फॉर यंग चिल्ड्रन। कैसे हम एक लविंग, पोषणपूर्ण, प्रेमपूर्ण और एक सुरक्षित वातावरण अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। ओवर अ स्पैन ऑफ 13 एपिसोड्स हम काफी टॉपिक्स और इश्यूज के बारे में बात करेंगे, जैसे ऑनलाइन सेफ्टी, सेल्फ हार्म, रिलेशनशिप्स खाने के साथ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्कूल की मेंटल हेल्थ, सेफ रिलेशनशिप्स कैसे बना सकते हैं, एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, बैड बिहेवियर क्या होता है, how to have difficult conversations, how to build emotional spaces और neurodiversity जैसे काफी issues के बारे में हम बात करेंगे experts and doctors के साथ। It's an absolute pleasure to introduce to our viewers Dr. Amit Sen। ये एक child and adolescent psychiatrist है with 30 years of experience। ये co-founder and director Children First के भी है। इनकी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम में भी रहा है। He is a well-known TEDx speaker and has also worked in national and international organizations. Dr. Sen, welcome to our show. Thank you very much for having me. आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सीरीज से? हम समझते हैं कि बच्चों का विकास और उनका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलबींग, ये बड़े सेंट्रल चीजें हैं बच्चों के लिए, हम सब के लिए, हमारे देश के लिए भी। और इस पे ज़्यादा नज़र नहीं आता लोगों को, जबकि उनको दिखता है, वो महसूस कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना इम्पोर्टेंस इसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हम समझते हैं कि इस कोलैबोरेशन से हम इन बातों को बहुत दूर दूर तक बहुत लोगों को पहुंचा सकते हैं और कुछ ऐसे अपने ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे जिससे कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे, उनके इमोशनल वेलबींग पे गहरा असर पड़े। आपको क्या लगता है कि टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं? बिकॉज आई फील कि ये सीरीज बच्चों के लिए ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी काफी जरूरी है। देखिए, एक तो है जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनको वैसे ही काफी जानकारी है और वो अगर ये देखें तो उनके अपने ज़िंदगी के बारे में हो सकता है कुछ सॉल्यूशंस मिले, लेकिन उसके ऊपर जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों के ज़िंदगी में और उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानना, समझना और प्रोएक्टिवली कुछ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि टीचर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट है, पॉलिसी मेकर्स हैं जी, ये सारी जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि हमें बहुत फोकस होकर काम करने की ज़रूरत है। आपको क्यों लगता है कि इस स्पेस को इतना अटेंशन अभी तक नहीं मिला है? पहली बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ जी, जो शब्द है या जो इसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे लोग पीछे हट जाते हैं। मेंटल हेल्थ की बात हुई, वो लोग समझते हैं कि ये तो क्या बात कर रहे हैं कि एक स्टिग्मा है, एक स्टिग्मा है, बहुत भारी स्टिग्मा है। शुरू से ही हमारे सोसाइटी में लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। एक बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम समझते हैं कि अगर बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, अपना करियर बना लेते हैं, ठीक है ना, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सब उसी से निकल जाएगा और किसी चीज पे हमें नजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती कि इतने हासिल करने के बावजूद भी मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे हमें अक्सर दिखता है कि आईआईटी में सोचिए, जहाँ पे कितनी मेहनत के बाद कितने जो ब्राइट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो पहुँचते हैं और उसके बावजूद भी उनको वहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल देखिए और चिंताएं हैं कि बच्चे की तरफ जा रहे हैं और एक तो स्क्रीन है ना, वो तो बहुत ही बड़ा लैपटॉप, बिल्कुल। फिर और चिंताएं हैं, देखिए खासकर युवा में, किशोरों में कितना बढ़ गया है। कैसे हो रहा है ये सब? क्योंकि इन बच्चों के मानसिक संतुलन में जिस तरीके से वो जो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस है उसको प्रोसेस करते हैं, ये सारा मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और अगर हम नज़र दे पाएं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। इन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे बच्चों में जो ख्वाहिशें हैं, उनमें जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई चीज़ें कही जाती हैं कि ये वीक जनरेशन है, ये जिम्मेदारियां नहीं लेती हैं, बड़े फ्रेजाइल हैं, टूट जाते हैं, बहुत सेंसिटिव है, बड़े सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी भी तो मेंटल हेल्थ के साथ ही जुड़ा हुआ है ना। अगर हम इन चीजों पे नजर दे के कुछ कर पाए तो क्या ही हो सकता है। ये सब पहले भी था, पेरेंटल प्रेशर, एकेडमिक एक्सेलेंस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे बच्चे दे आर नेविगेटिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड टुडे, बट आई वांटेड टू आस्क यू, ये क्यों हो रहे हैं? यही बात है जो आपने कही, जो हमारा जो दुनिया है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, जो कि हमारे ज़माने में नहीं था। हमारी ज़िंदगी इससे सिंपल थी। हाँ, कुछ गिने चुने
हमारे सामने गोल्स थे। हाँ जरूर स्टडीज के ऊपर दबाव तब भी था, लेकिन आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद जैसे करियर ऑप्शंस जो हैं कितने बढ़ गए हैं, है ना। आजकल आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हॉबीज के साथ भी। आप एक फिल्म मेकर हो सकते हैं, एक जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कंपटीशन और प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर बच्चों पे बढ़ता जा रहा है। आजकल 98% पाके भी, हासिल करके भी 12th बोर्ड्स के बाद बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है अपने चॉइस के कॉलेजेस में। सोचिए क्या प्रेशर है। और इसकी तैयारियां, ये नीट का तैयारी और जेईई का तैयारी, ये सारी तैयारियां जो होती हैं टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए, वो क्लास 6 से शुरू हो जाता है। हर वक्त उसको सुनने को मिल रहा है कि देखो बेटे आपको हमारे फैमिली को नाम रोशन करना है, इस स्तर से कहीं और स्तर पे ले जाना है। देखिए अगर बच्चों को वैसे छोड़ दे, छोटे बच्चे जो हैं, और कहें कि आप कीजिए जो करना है आपको, ठीक है ना, तो क्या करेंगे। अगर कोई बाधाएं ना हो, कोई दायरे ना हो, तो खेलेंगे, मजे करेंगे, शोर मचाएंगे, एक जगह बैठेंगे नहीं, है ना। और क्यूरियोसिटी होता है बच्चों के अंदर, बड़ा कौतूहल होता है, जानने की इच्छा होती है, खुद ही सीख लेते हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस से, खेल के माध्यम से। लेकिन हम क्या करने देते हैं बच्चों को? हम कहते हैं क्या बर्बाद कर रहे हो समय, खेल रहे हो केवल, आओ बैठो पढ़ाई करो, होमवर्क खत्म करो, आपको टॉपर बनना है। तो सारी जब ये इस टाइप के जजमेंट आने लगते हैं और ऐसे एक्सपेक्टेशंस आने लगते हैं, वो एक्सपेक्टेशन हमारे बच्चों पे बहुत भारी पड़ने लगता है। एक ही दुविधा रहती है, एक डिलेमा रहती है पेरेंट्स के माइंड में भी। वो बाधाएं अगर हम नहीं डालेंगे, इफ यू डोंट पुट दोस गार्ड रेल्स ऑन द चिल्ड्रन, तो डिस्ट्रैक्शंस कितने सारे हैं, भटक भी जाएंगे, भटक सकते हैं। सो हाउ टू स्ट्राइक दैट बैलेंस? तो आज की दुनिया में बहुत डिस्ट्रैक्शन है ना। आजकल का जो डिजिटल दुनिया है, मतलब एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है ना। और उसके अंदर फिर सोशल मीडिया जो है वो भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना प्रेशर होता है बच्चों पे, जो एक्सपेक्टेशंस अपने पीयर ग्रुप से होता है कि आपको इस तरीके से बनना है, इस तरीके से दिखना है, आपके जो कपड़े पहन रहे हैं, जो जूते पहन रहे हैं, वो केवल ब्रांडेड होने चाहिए, कंपैरिजंस होती हैं। और उनकी जिंदगी और उनका जो आत्मविश्वास है वो लाइक्स और स्माइलीज से बनता है हर वक्त। 24/7 उनके लिए दे हैव टू स्ट्राइव, दे हैव टू फिट इन। किसी तरीके से उनको वो लाइक्स अगर वो नहीं हासिल कर पाए तो वो फिर एंजाइटी और डिप्रेशन में चल जाने लगते हैं। वो वैलिडेशन उसी में से, वैलिडेशन वही से मिलता है। देखिए एक बच्चे को एक फ्रीडम की जरूरत है ताकि वो अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको बरकरार रख पाए आपसे, दुनिया से, कि ऐसा क्यों है, मैं क्यों करूँ ये काम, और उसका बाकायदा से अच्छा जवाब मिलना चाहिए, ठीक है ना। इन एन इमोशनली सेफ स्पेस एज वी कॉल इट, जहाँ पे उनको सवाल पूछने के वजह से क्रिटिसाइज करना, उनको जज करना ये ना होए। हाँ, तो ये एक उनकी ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत है कि उनको वैलिडेट किया जाए, उनकी जो खूबियाँ हैं उसको पहचाना जाए। अगर वो कुछ एफर्ट डाल के कुछ हासिल करते हैं तो उसको रिकग्नाइज किया जाए। कभी कभी पेरेंट्स ना चाहते हुए अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं लगाना चाहते, बट एक्सपेक्टेशन स्कूल की होती है, फ्रेंड्स की होती है, फ्रेंड्स के पेरेंट्स की होती है, तो वो कंपैरिजंस आ जाते हैं। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू दोज पेरेंट्स हु रियली आल्सो वांट देयर चाइल्ड टू थ्राइव? बहुत अच्छी बात की आपने कि प्रेशर पेरेंट्स पे भी होता है, खासकर जो माँ होती है उनके। बच्चा जब अच्छा करता है तो उसका जो सारा जो क्रेडिट है वो goes to the फादर एंड एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है ना। जब कुछ गलत होता है तो मदर के ऊपर आता है। तो मदर्स बड़े प्रेशर पे रहते हैं, उनके ऊपर भी जजमेंट होता है कि कैसी माँ है, इनके बच्चे सक्सेसफुल है। ये आपने देखा है क्या अपने केसेस में? हर वक्त दिखता है। इसीलिए हम जब पेरेंट्स के साथ काम करते हैं तो खासकर टुवर्ड्स द मदर हमारे बहुत एम्पैथी और सहानुभूति होता है कि इनका जो जिंदगी है, इनकी जो चुनौतियां हैं वो बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत चीज़ों के साथ उनको जूझना पड़ता है। देखिए अगर कोई बच्चा आता है, उसको कोई कहते हैं कि इनको बिहेवियर प्रॉब्लम है जी, ये बड़ा पढ़ाई नहीं कर रहा अभी, या बड़ा रूड हो रहा है, या ये पता नहीं शादी करने लगा है ना। तो हम अगर केवल बच्चे के ऊपर नजर दें और कहें कि देखिए आपको ठीक करना है, हमें प्रॉब्लम आपके अंदर है, हम आपको ठीक करेंगे, तो कितना अनफेयर होगा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आई है ये कई अलग अलग इन्फ्लुएंस के कारण हुआ है ना। इट्स अ एंड रिजल्ट ऑफ मेनी थिंग्स दैट हैव लेड टू दिस प्रॉब्लम। तो केवल उनके ऊपर अगर हम नजर दें तो it becomes a huge injustice and a further burden and a problem for the child.
ये बदलना तो हमें ही है ना, और तो कोई कुछ करेगा नहीं। अक्सर हम पेरेंट्स को कहते हैं, देखिए ये जो बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं ना, उनके साथ साथ आपको भी बड़ा होना है। नहीं, बिल्कुल यू हैव सही टू बात। इंट्रोस्पेक्ट, आपको अपना अंदर झांकना है, देखना है कि आप क्यों इतनी एंग्शियस हो जाती हैं, आपके अंदर कौन से वैल्यूज हैं जो पुराने हैं, जिसके साथ अभी भी आप चल रही हैं, जिसका शायद अभी कोई फायदा ही नहीं है। क्या उन वैल्यूज को पकड़े रखना, ये जो आपकी एंजाइटी है उसको पकड़े रखना, उसका क्या असर हो रहा है आपके बच्चे पे? आई थिंक ज्यादातर पेरेंट्स अपने ट्रॉमा के साथ भी लाइफ को जी रहे हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक जैसे आपने कहा है कि काउंसलिंग एंड द अवेयरनेस अराउंड mental well-being has also just come now, so there's a lot of unlearning for parents to do as well. Unlearning, soul searching, reflection, changing and growing up introspection. also. हाँ, ये जो मतलब बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी बड़ा होने पड़ता है आजकल के जमाने में। क्या आप वो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आजकल के बच्चों में देखते हैं? व्हाट आर दोज अर्ली साइंस? सबसे पहले तो जो कॉमन कंडीशंस हैं उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी तो आता ही है ना? सब्सटेंस मिसयूज, सेल्फ हार्म बिहेवियर्स, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। एक तरीके से आप कह सकते हैं इट्स एन अर्बन फिनोमेना, मतलब शहरों में ज्यादा दिखता है। आजकल तो सब जगह फैलने लगा है, स्मॉल टाउन्स में भी, जहाँ पे बच्चे बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। जो समझने वाली बात है कि दिस इज एन एंड रिजल्ट ऑफ मेनी अदर थिंग्स। जो आम चिन्ह दिखते हैं, साइंस दिखती हैं, इन सभी चीजों में सबसे पहले तो बच्चों के जो बायोलॉजिकल फंक्शंस कहते हैं, नींद, भूख वगैरह, सेल्फ केयर, इन चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है। वो स्कूल जाने से मना करने लगते हैं, उनके ग्रेड्स वगैरह गिरने लगते हैं, और बाकी जो हॉबीज़ होती हैं उनकी, वहाँ से भी दिलचस्पी धीरे धीरे हटने लगता है। उसके बाद वो सोशली, सामाजिक तरीके से थोड़े सिमटने लगते हैं, सोशली विथड्रॉन हो जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी बाहर जाने की जो इच्छा होती थी, जो उससे उनको उत्तेजना होता था, वो भी घटने लगता है। उसके बाद फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे बच्चे फिर रूड होने लगते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, और आगे चल के वो अग्रेशन में बदल जाता है, जहाँ पे और फिर वो जो गुस्सा जब अपनी तरफ वो करने लगते हैं, फिर सेल्फ हार्म शुरू हो जाता है, अपने आप को हार्म करना, हानि पहुंचाना, और फिर कई तरह के बहुत गहरे नुकसान पहुंचाने की जो ख्यालें और बिहेवियर्स, वो भी धीरे धीरे आने लगते हैं। और हाँ, जब इतना कुछ होने लगता है तो अक्सर बच्चे यहाँ से थोड़ा सा सुकून पाने के लिए या थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए फिर वो करने लगते हैं। इससे क्या होता है, एंजाइटी का सिम्टम जो है, जो डिस्ट्रेस है उसका, हाँ, जो तकलीफ होती है उससे वो कम हो जाता है। एंजाइटी का, डिप्रेशन का, कुछ देर के लिए वो अपनी जो रियलिटी है दुनिया की, वो भूल सकते हैं। So when is that intervention needed from a parent or a adult जो बच्चा सेफ फील करता है उसके साथ? क्योंकि ये साइंस तो दिखते हैं कभी कभी, बट वो डिस्टिंक्शन कैसे करे कि अच्छा ये तो नॉर्मल चिड़चिड़ापन है या मूडीनेस है या हार्मोनल चेंज है? जैसे कुछ लक्षण की बात की मैंने, अगर वो लक्षण दिखने लगते हैं और अगर आपके बच्चे के अंदर ये लक्षण कुछ दिनों से चल रहा है, कुछ हफ्ते हो गए, कुछ महीने हो गए, और इसका असर हर जगह पे दिख रहा है, उनके पढ़ाई पे, उनके जो रिलेशनशिप है उसमें दिख रहा है, उनकी मूड्स में दिख रहा है, उनका जो हैप्पीनेस है वो दिखता नहीं है, वो हंसते नहीं हैं, अक्सर रो पड़ते हैं या गुस्सा कर लेते हैं। अगर कोई डिसऑर्डर या कोई कंडीशन ऑलरेडी दिख रहा है सामने, है ना, तो उसका इलाज हम जितनी जल्दी करेंगे उसका अंजाम उतना बेहतर होता है। हमारे पास तो रिसोर्सेज बड़े कम हैं हमारे देश में, है ना। हमारे देश में कम से कम 20 से 30% बच्चों में, युवाओं में मेंटल हेल्थ की कोई ना कोई कंडीशन या बीमारी है, सोचिए। और मैं 25 साल की उम्र तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम समझते हैं कि एडोलेसेंस जो है, जो किशोर युवा अवस्था जो है, वो 25 साल तक चलता है, तब तक ब्रेन मैच्योर नहीं होता। 25 साल तक 800 मिलियन बच्चे हैं, और उनमें से 20 या 30% को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। वो करीब करीब अगर गिनती निकालें तो 100 से 150 मिलियन बच्चे बनते हैं। इतने बच्चे हैं जिनको सहायता, मदद की जरूरत है। कहाँ से लाएंगे हम अपने साइकियाट्रिस्ट, कहाँ से लाएंगे इतने काउंसलर्स? जबकि जिन बच्चों को बहुत ज़रूरत है उनके लिए और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा जो जैसे एक्सपर्ट जिनको कहते हैं, उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाएं तो ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। लेकिन इक्वली, बल्कि हम कहते हैं कि उससे ज़्यादा शायद हमें नज़र देना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रोक सकते हैं ताकि ये क्राइसिस तक नहीं पहुँचे।
मैं आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूंगी जो हर पेरेंट के माइंड में होता है, एंड एज अ पेरेंट आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज द राइट एज टू गिव चिल्ड्रन गैजेट्स, फोन, आईपैड, और कितना सोना चाहिए? आपने स्लीपर फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करा है, क्या आपको लगता है कि लैक ऑफ स्लीप कॉजेज मेंटल हेल्थ कंसर्न्स छोटे बच्चों में? जी बिल्कुल, ये गैजेट्स की वजह से, इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से अक्सर बच्चे कम सोते हैं, और इस गैजेट की वजह से जो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चों का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, जिससे वो और मैच्योर होते हैं, धीरे धीरे समझते हैं बाहर की दुनिया को, उन चीज़ों से हट के ये फिर गैजेट्स करने लगते हैं। ठीक है ना? कई फैमिलीज़ में जब बच्चे 2-3 साल के टॉडलर होते हैं, अगर आप किसी एयरपोर्ट में जाएं, हाँ, या ट्रैवल कर रहे हो बस में, तो आपको, या एक फ्लाइट में, आपको दिखेगा कि जब बच्चे थोड़े चंचल हो जाते हैं, डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, तो फटाफट एक आईपैड या एक फ़ोन निकाल के दिया जाता है। मैं भी गिल्टी हूँ। तो वो आदत पड़ने लगती है बहुत छोटे उम्र के, हाँ बिल्कुल छोटे बच्चों के अंदर। तो देखिए, मैं कहूँगा कि कुछ हद तक अगर आप एक साथ मिलके एक कहानी देख रहे हैं और उसके साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, या नर्सरी राइम्स देख रहे हैं, साथ साथ गा भी रहे हैं उसको, तो एक आईपैड खोल लेना या एक स्मार्टफोन खोल लेना, अगर बच्चा 3-4 साल का भी है तो ठीक है, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। आपने 15-20 मिनट वो किया, फिर उसको अलग रखा, और फिर ऐसे एक्टिविटीज में जुड़ गए जहां पे इन रियल टाइम विद रियल पीपल ये बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है, खेल रहा है, कुछ क्रिएटिव कर रहा है, अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं या खूबियां हैं उसको इस्तेमाल करना सीख रहा है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं अच्छा क्लाइंब कर सकता हूँ, या मैं अच्छा भाग सकता हूँ, या मैं अच्छा ड्राइंग बना पाता हूँ। और वो जो स्पेसेस हैं उसको नर्चर करना, उसको संवारना, एक तरीके से उसको खोल देना, वो अपॉर्चुनिटी लाना आपके बच्चे को ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी बात है। बट आपको लगता है कि कभी कभी पेरेंट्स को भी बैठकर, वो कहते हैं ना, शो द मिरर टू योरसेल्फ, अपने तरफ भी एक शीशा देखना चाहिए और पूछना चाहिए अपने आप से कि आप कितना सोशल मीडिया को देख रहे हो? बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, वॉक द टॉक। जो आप प्रीच कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बच्चे आपसे सुन के उतना नहीं सीखते हैं जितना आपको देख के सीखते हैं जी। जो आप कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके। सो यू हैव टू बी, एज वी कॉल, गुड रोल मॉडल्स। आपको भी वो करके दिखाना है, जो कि कठिन है आज के ज़माने में। तो स्क्रीन जैसे रहा है ना, तो स्क्रीन तो हम यूज़ करते ही हैं आजकल एजुकेशन में भी स्क्रीन शामिल हो गया है। जैसे आप कई जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं उसमें तो लैपटॉप, टैबलेट्स एक्सेट्रा, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन, है ना? तो वो तो है हमारे सिस्टम में, है ना? अगर हम उसमें दायरे डालना चाहें तो सबसे पहले हमें खुल के बात करना होगा अपना जो यूज़ है, अपना जो गैजेट का यूज़ है, अलग अलग तरीकों से। तो कितने घंटे आप कर रहे हैं, उसमें से क्रिएटिव एक्टिविटी, ऑफिस का काम कितना है, एजुकेशन का काम कितना है, उसमें सोशल नेटवर्किंग कितना हो रहा है, और फिर सोशल मीडिया कितना हो रहा है। अगर उसको आप डिवाइड कर पाएं और खुद दिखा पाएं कि देखिए मैं इतना कर रही थी, मुझे पता चला है कि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग कर रही थी, तो मैं हटा रही हूँ इंस्टाग्राम, मैं अपना स्क्रोलिंग टाइम घटा रही हूँ, मैं अपना पूरा जो टाइम है स्मार्टफोन का वो घटा के इस तरीके से मैं मॉनिटर करती हूँ। मैं घर आके इसको साइलेंट पे डाल के, ऑफ करके बिल्कुल साइड में रख देती हूँ अगले 3-4 घंटे के लिए। ये सब मैं कर रही हूँ ताकि मैं आई कैन बी अ बेटर मदर, आई कैन बी योर फ्रेंड, आई कैन स्पेंड टाइम विथ यू, एंड फॉर माई ओन मेंटल हेल्थ। मैं अपने लिए भी ये कर रही हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? तो आप भी डिवाइड कीजिए अपने स्क्रीन को, देखिए कहाँ कहाँ आप कितना समय डाल रहे हैं, और उसमें से क्या ये सही है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये करना, और उनको अकाउंटेबल बनाना, उनको भी जिम्मेदारी देना कि देखिए आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि किस तरीके से आप स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रह रहे हैं, इतने सारे ओपिनियंस, सजेशंस, व्यूज। इस माहौल में हाउ कैन पेरेंट्स बिल्ड रेजिलियंस छोटे बच्चों में? ये एक क्वालिटी जो है ये एक्सपीरियंस के साथ बनता है, और वो एक्सपीरियंस अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन वो होते हैं स्ट्रेसफुल। यानी कोई ऐसा घटना या ऐसा कोई सिचुएशन जो कि एक बच्चे को दुविधा में डाल दे या उस पर प्रेशर डाले। जैसे एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल होते हैं, या किसी से दोस्ती करनी है, या डेट पे जाना है ना? ये सारे स्ट्रेसफुल होती हैं, क्योंकि अगर आप वो कदम उठाते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो दुविधा होगी कि मैं करूं ना करूं, अगर ना बोल दिया तो क्या होगा, ठीक है ना? मैं जाऊं ना जाऊं, मैं मिस तो नहीं करूंगा घर को। तो ये सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, और अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस होती हैं। अगर एक बच्चा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को सुलझा सकता है अपने विचारों के साथ, लॉजिक के साथ, मेहनत के साथ, एफर्ट के साथ,
तो फिर वो और स्ट्रांग बन जाता है, इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है, रेजिलिएंट बन जाता है। तो ऑल स्ट्रेस इज नॉट बैड, स्ट्रेस तो हमारे जिंदगी में आएगा ही, हर के जिंदगी में, हर एक के जिंदगी में स्ट्रेस होगा, लेकिन उस स्ट्रेस को किस तरीके से हमें डील करना है, ठंडे दिमाग के साथ कैसे करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है और फिर पार कैसे करना है, अगर ये हम सिखा पाएं अपने बच्चों को, तो फिर जाहिर है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिलेंट हो जाएंगे। लेकिन इसको करने के लिए बच्चों को अलग अलग तरीके का सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर बच्चे की ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस है, सोचिए उसे कोई साइबर कर रहा है और वो आपको बताता ही नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि आपको अगर बताया तो ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन से साइट पे जा रहे हो, तो उस डर से आपको नहीं बताता, तो फिर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना ही उससे वो डील कर पाएगा। तो फिर रेजिलेंट कम हो सकता है उससे, उसमें ट्रॉमा हो सकता है, उसमें हेल्पलेसनेस हो सकता है, उसमें बच्चों को लग सकता है कि मैं अब क्या करूं। और अगर हम अपने बच्चों के साथ अच्छा संपर्क बना पाएं, ट्रस्टवर्दी संपर्क, कनेक्ट उनके साथ अच्छा हो, अगर हम उनको सुन पाएं विदाउट जंपिंग टू जजमेंट, तो फिर उनमें भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपनी बातों को किसी के सामने रख सकता हूँ। क्या मेंटल हेल्थ अभी भी हमारे कंट्री में एक स्टिग्मा है? क्या अभी भी आप देखते हो कि इतने अवेयरनेस के बावजूद एक झिझक है, हेजिटेशन है? एक हमारे पास टीनेजर आए थे, 15-16 साल के थे उस टाइम पे, और उनका डायग्नोसिस ADHD का हुआ। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे अक्सर बचपन में चंचल होते हैं और जब थोड़े बड़े होने लगते हैं, जब हाई स्कूल वगैरह में आते हैं, उनको एकाग्रता की कमी होती है, वो पढ़ाई को लेकर अक्सर इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी पढ़ाई करना, आंसर्स लिखने, टाइम को मैनेज करना, इन सब चीज़ों को लेके उनको दिक्कतें आती हैं। तो और अगर इसको सही तरीके से हम इलाज ना करें तो उससे फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है आगे चल के। तो ऐसे ही एक हमारे पास आए थे युवा और हमने फिर उनका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उनके पेरेंट्स जो बहुत एजुकेटेड थे, बहुत ही अवेयर थे, उन्होंने कहा कि काउंसलिंग और थेरेपी के लिए तो बच्चा आ जाएगा हमारा, लेकिन साइकियाट्रिस्ट के पास हम नहीं ले जाएंगे, मतलब दवाई नहीं देंगे। तो उसी के साथ ये बच्चा पढ़ाई करने के बाद वो चला गया यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में एक विदेशी यूनिवर्सिटी में वहाँ पहुँचा, और इत्तेफाक से उसका जो रूममेट था उसको भी ADHD था, लेकिन उसके पास दवा थी। और फिर क्या हुआ कि एक टाइम पे जब उनको कुछ सबमिशंस, असाइनमेंट्स देने थे, तो ये हमारा जो युवा था वो तो बहुत ही उनको तकलीफ हो रही थी, वो ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। तो फिर रूममेट ने कहा कि चल मेरा एक दवा दे के देख क्या होता है। तो उसने जब दवा ली तो फिर अपना एक्सपीरियंस बताया उसने कहा कि इतने सालों तक मुझे लगता था कि मैं एक गाड़ी में हूँ, लगातार बारिश हो रही है और वाइपर नहीं चल रहे हैं गाड़ी के, अब मुझे लगता है कि मैं निकल आया हूँ गाड़ी से और ये बिल्कुल मतलब सूरज खिल उठा है, सब कुछ दिख रहा है मुझे। वही फिर वो वापस आया घर पे और अपने पेरेंट्स से कहा कि आपने मुझे किस चीज़ से वंचित कर रखा था इतने सालों तक, प्लीज़ मुझे ले जाइए डॉक्टर के पास, मुझे दवा लेना है क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेरी ज़िंदगी में। तो फिर वो आए वापस और उससे फ़ायदा हुआ। तो ऐसे अक्सर दिखता है हमें कि स्टिग्मा के कारण हम कई बार बच्चों को सही हेल्प ना दिला के हानिकारक हो जाता है उनके लिए। उससे वो कई आपको सरप्राइजिंग नहीं लगता है कि इतने एजुकेटेड पेरेंट्स भी, उनको भी इतना झिझक है, उनको भी इतनी हेजिटेशन है? देखिए, एक डर बैठा हुआ है हमारे कम्युनिटी में कि अगर हम दवा देते हैं बच्चों को तो उनके विकास में, उनके ब्रेन्स के अंदर, उनके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा जो परमानेंटली खराब कर देगा उनको। तो दैट इज़ द लास्ट रिसोर्ट। जब कुछ कामयाब नहीं मिलती है, किसी थेरेपी के माध्यम से डिसिप्लिन कर लिया, किसी और के पास चले गए, अलग अलग जगह से टोटके ले आए, सब कुछ जब ट्राई कर चुके होते हैं, जब कुछ कामयाब नहीं होता है तब वो आते हैं साइकियाट्रिस्ट, और तब तक काफ़ी चीज़ें और बिगड़ चुकी होती है। जेनेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है मेंटल कंडीशंस में? काफ़ी हद तक करता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, क्या कंडीशन है उस पर। तो कुछ देखिए ऐसे बच्चे होते हैं जिनको न्यूरो डाइवर्जेंट कहा जाता है, जैसे उनमें ADHD होता है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में होते हैं, या उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो ये अक्सर फैमिलीज़ में पाया जाता है कि इट इज़ इनहेरिटेड, मतलब कुदरती एक तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी दिखता है। लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसका अंजाम उसी पे निर्भर है। क्योंकि अगर हम बच्चे को समझ के साथ और सहानुभूति के साथ, सपोर्ट के साथ एंगेज करें तो ये बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं आगे चल के। लेकिन इनको अगर हम ना समझ पाएँ, इनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस दिखाएं, इनके बड़े सारे थेरेपीज़ में भेज दें और खुद ही बड़े परेशान हो जाए एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, तो फिर इन पे असर कहीं ज़्यादा होता है।
और कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी माना जाता है कि इनमें जेनेटिक कंपोनेंट है कि फैमिलीज में पाया जाता है। लेकिन केवल जेनेटिक से नहीं होता है। इन लोगों में जिस टाइम पे ये बीमारी दिखने लगती है, जो कि अक्सर युवा अवस्था में या टीनेज ईयर्स में शुरुआत होती है या यंग एडल्टहुड में, अर्ली 20s में दिखने लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होती हैं ज़िंदगी में जिसे हम कहते हैं प्रीडिस्पोजिशन। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सेन, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई ऐसे एक डायग्नोसिस होता है तो कभी कभी दो चीज़ें होती है। एक तो होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, क्या हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई, या डिनाइल होता है कि ऐसे तो नहीं होता है हमारे ख़ानदान में, ऐसे तो कभी हमने नहीं देखा है। तो वो भी आपने केस देखे हैं क्या? बहुत सारे। ये जो गिल्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है खासकर माओं में। उनको लगता है कि अगर बच्चों के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, और उनको ब्लेम भी किया जाता है, उनको कहा जाता है, उन पे उंगलियां उठती हैं। तो इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि गिल्ट इज़ द मिडिल नेम ऑफ मदर्स, कि गिल्ट जो है ना ये बहुत भारी पड़ता है उनके लिए। और ये जब हम बातें करते हैं फैमिलीज के साथ तो इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये आपके गलतियों से नहीं हुआ है, आपकी वजह से नहीं हुआ, ये है ना, ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलके हुआ है। मैं बहुत ही जल्दी ना एक रैपिड फायर तो नहीं कहूँगी, बट एक जो वर्ड आपके मन में आता है, क्योंकि आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा भी, आई विल टेक फ्यू वर्ड्स। आपके मन में क्या वर्ड आता है? सबसे पहले हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। वो हेलीकॉप्टर की इंजन बंद कर देनी चाहिए। टीनेजर्स, बड़ा एक्साइटिंग उम्र है लेकिन कुछ रिस्क्स भी होती हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ज़्यादातर बच्चों के लिए ये हानिकारक हैं और हमारे स्टेट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इसको अगर बैन नहीं कर सकें तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। मेंटल हेल्थ इन इंडिया तो एक एपिडेमिक हो गया है मेंटल हेल्थ का, बच्चों में और युवाओं में खासकर इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे पास वो साधन नहीं है कि उसको हम किस तरीके से टैकल कर पाएँ। इसीलिए जो प्रिवेंटिव वर्क है, जो प्रिवेंटिव काम है, जिससे कि वो मेंटल हेल्थ के जो इंसिडेंसेस हैं या प्रेवलेंस है वो कम हो जाए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर सेन, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ वेरी एजुकेटिव, वेरी इन्फॉर्म्ड सेशन एंड एन एब्सोल्यूट प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और आगे भी बने रहिए हमारे साथ। करते हैं बातें दिल की। नमस्ते। बातें दिल की, बातें दिल की।